हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लेक्चर सीरीज फिफ्थ में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल के बारे में। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बेंजाइन के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेक्चर था। आप सबने देखा होगा, उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बेसिकली आपको 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहला, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड वाटर के बीच में कंपेरिजन करेंगे। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन लग भी जाएंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबल होते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा एंड देन उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस कैसे कैसे होता है, वन बाय वन सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज। ओके, सो आप सबने कल एक चीज पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो कल मैंने एग्जांपल से प्रूफ किया था। आज उसका एप्लीकेशन फिर आएगा, तो आप सभी लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों का जो लेक्चर है वो बेस्ड है किस पे, रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, रिएक्टिविटी और एसिडिटी दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और दोनों अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। अब सबसे पहले आप देखिए एल्कोहल क्या होते हैं। अगर हमें अल्कोहल के बारे में पता चल जाए तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर ले जाएंगे। सो मैं आपको पहले अल्कोहल्स के बारे में समझाने वाला हूँ। रिएक्टिविटी कैसे डील करेंगे, एसिडिटी कैसे डील करेंगे, वन बाय वन दोनों डील करने वाले हैं। ठीक है, मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, दोनों साइड आपको समझाऊंगा, आप प्रयास करिएगा, आपको समझ में आएगा। रिएक्टिविटी एक साइड, दूसरे साइड में आपको जो समझाऊंगा दैट इज एसिडिटी। रिलेटिव कंपैरिजन कर ले पहले दोनों का, फिर वन बाय वन दोनों का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पहले दोनों के बारे में बेसिकली जान लेते हैं कि दोनों किस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दोनों के बीच में जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग डील करने वाले हैं एसिडिटी और रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले देखो, जब भी हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल का मतलब हो गया RCH2OH ग्रुप। कोई एल्कोहल ऐसे ही होगा RCH2OH ग्रुप। बेसिकली अल्कोहल जो रिएक्शन करता है वो एसिडिक मीडियम में करता है, हम इस पे H+ आयन डालते हैं। ये आपका क्या होता है, प्रोटोनेट होता है। प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, यही मेन है, ये बॉन्ड क्लीव कर जाता है। ये बॉन्ड क्या होता है, क्लीव। तो कौन सा बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन्हीं दोनों में, देखो कार्बन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी के दौरान क्लीवेज किसका होता है, क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हम लोगों को देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RCH2 प्लस इसके साथ एक और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर, है ना। OH2 इसके साथ निकल जाता है पानी बन के। तो हमारा जो यहाँ पे मेन इंटरमीडिएट बन रहा है उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, ये कार्बोकैटायन बना। ध्यान से देखिए, दिस स्पीसीज इज कार्बोकैटायन। हमने कार्बोकैटायन आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, रिएक्टिविटी किस पे बना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से आता है, ये आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे होंगे तो कार्बोकैटायन हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन सा एल्कोहल कैसा रिएक्ट करेगा। वो डिसाइड होगा किसका कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल बना। अगर ये हाईली स्टेबल बना तो ये तुरंत रिएक्ट होकर टूट के कैटायन बनाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हुआ, ध्यान से देखिए, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हुआ उतना जल्दी ये स्पीसीज क्या होगा, टूट के यहाँ पे आएगा। तो हम फॉर्मूले में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अभी मैं इसको प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा, हमारे पास प्रूफ है। चलो मैं बता भी देता हूँ, आपको पता भी होगा शायद। आप सबने पढ़ा होगा एक रिएक्शन ल्यूकास टेस्ट, याद है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में टर्सरी एल्कोहल इमीडिएट प्रेसिपिटेट देता है, क्यों देता है समझ में आ रहा है। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का कैटायन क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। दैट इज वाई HCl और ZnCl2 के साथ सबसे हाईएस्ट रेट से जाता है वो। तो मोस्ट स्टेबल कैटायन जो प्रोड्यूस करेगा भैया उसका रेट सबसे फास्ट होगा। सेकेंडरी एल्कोहल का याद करिए, सेकेंडरी एल्कोहल 2 से 5 मिनट में टर्बिडिटी देता था। तो 2 से 5 मिनट क्यों लगा, क्योंकि उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी कम है,
उतना एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं बनाता, स्लाइटली कम स्टेबल होता है, दैट इज वाई 2 से 5 मिनट लेता है। और प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत हाई टाइम होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दे आर नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट, हम सिंपली बोल देते हैं उनमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। सो आपको समझ में आया, कैटायन ही इसका डिसाइडिंग फैक्टर है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन में किसका क्लीवेज होता है? इट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बात आपको जरूर ध्यान से रखना है। दूसरा, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटायन बना है तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा हमारे पास है, इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक आपको बताएंगे दैट इज एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी कैसे काम करता है। एसिडिटी की जब हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो एसिडिटी में होता है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। कोई भी अल्कोहल जब आप लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसिडिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम जिन कंपाउंड को एसिड बोलते हैं वो H+ आयन देने वाले होने चाहिए। H+ आयन जो देगा वो एसिड होगा। तो एल्कोहलों में देखो क्या होता है, एल्कोहल ये डिसोसिएट होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये टूटता है तो बनता है RO- प्लस H+। जो स्पीसीज H+ आयन देगा वो एसिड होगा। तो अगर ये हमारा अल्कोहल एसिड है, अगर ये हमारा अल्कोहल क्या है, एसिड है, तो ये उसका क्या होगा, कंजुगेट बेस। Cb का मतलब होता है कंजुगेट बेस। अब ध्यान से देखा जाए तो इट इन्वॉल्व द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्लीवेज बोल दो इसको, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, OH बॉन्ड यहाँ पर हुआ, तो इट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, एनायन। आप इस स्पीसीज पे फोकस करिए, ये स्पीसीज एनायन है, इसको हम कार्बेनायन तो नहीं बोलेंगे बट कार्बेनायन की तरह ही है। ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना था। अभी दोनों चीज मैं आपको कंपेयर करूंगा, ध्यान दीजिएगा बस। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, ये हमारा एनायनिक स्पीसीज है। ये क्या है, एनायनिक स्पीसीज है। तो एनायनिक स्पीसीज होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब याद करो पीछे जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है तो अनस्टेबल है, स्टेबल करने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो भी अनस्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इधर देने वाले की जरूरत है, इधर इलेक्ट्रॉन निकालने वाले की जरूरत है। तो अगर हम देखें कि अगर ये स्टेबलाइज हुआ, जो एनायन है इसको स्टेबलाइज करना है तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटानी पड़ेगी। इसको स्टेबलाइज करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। आप ध्यान से देख लो, एसिडिटी में एनायन बनता है, रिएक्टिविटी में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और जो एसिडिटी में एनायन बना वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों में हमें डिफरेंट स्पीसीज मिले, इलेक्ट्रॉन रिच वाले और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले। अब ध्यान से बताइए आप सभी लोग, हमारे पास दो हैं, अब दोनों में डिसाइड करना है किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, किसकी एसिडिटी फास्ट होगी या किसकी एसिडिटी हाई होगी। तो रिएक्टिविटी में क्या है और एसिडिटी में क्या है, दोनों को एनायनों को पकड़ेंगे और दोनों को एनायनों को पकड़ के हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन कर लेंगे। आइए करके दिखाएं। देखिए मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी वाला लेता हूँ, जो रिएक्टिविटी करने जा रहे हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, जो रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एसिडिटी शो करेंगे मैं उनकी बात करूँगा, यहाँ पे जो एसिडिटी शो करेंगे उनकी बात करूँगा। देखो भैया रिएक्टिविटी वाले में आपका क्या बना है, RCH2+, दिस इज अ कार्बोकैटायन स्पीसीज। और यहाँ पे जो बना है दैट इज RCH2- है, डायरेक्ट वो माइनस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे CH2- भी लिख सकते हो। ये आपका स्पीसीज बना है। अब इन दोनों स्पीसीज को थोड़ा डब्बे में रख लेते हैं क्योंकि यही दोनों हमारे काम की चीज़ है, इन्हीं दोनों पे तो हमारा हाईलाइटिंग फोकस्ड है। आइए फोकस को और थोड़ा गहरा लाइट डाल के चेक करते हैं, ठीक है, और थोड़ा बेहतर तरीके से टेस्ट करा जाए। सबसे पहले आप सभी बताओ, ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट, तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें आ जाओगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखो दोनों स्पीसीज क्या है, अनस्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करोगे, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और इस केस में अगर एनाइन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एनाइनों में याद करो, कार्बोनाइन पढ़ा चुका हूँ, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो EWG लगानी पड़ेगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना। ये दो कॉन्सेप्ट। अब आप बताओ, रिएक्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला बोलें, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, या सिंपल कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या सिंपल कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। अगर कैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधे सीधे कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लो, एक ही बात है, या सीधे सीधे बोल दो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आप इनमें से किसी भी बात को बोलोगे मतलब सेम निकल के आएगा। आप सभी लोग देखो और मुझे बताओ, क्या इन सभी में बातों में मतलब सेम निकल के आ रहा है कि नहीं। ये जो मैंने बनाया अभी डब्बा, क्या इस डब्बे में मतलब सेम निकल के आया कि नहीं आया, बस मेरे को इतना जानना है। सभी लोग बताएं, सभी लोग बताओ इसको, क्या इसका सेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाक से कमेंट करो, देखो इसको आगे चलना है। जिसको भी ना समझ में आए वो भी बता सकता है, जिसको समझ में आ गया वो भी बता सकता है। क्या ये सारी बातें समझ में आई जो मैंने अभी लिखा है। इन सब बातों का मतलब सेंस सेम निकला। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कैटायन, चाहे वही बोल दो, चाहे सीधे रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोकेटायन, ये वही बात हुआ, या रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सारी बातें सेम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बोलो सभी लोग, क्लियर है ना। ये आपका रिएक्टिविटी में हो गया। अब अपने पास R बराबर है, देखो यहाँ पे जो भी है R का है, सब कुछ कहानी R की है। अगर R बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़े घटेगी। हमने अगर यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आपको छोटा सा फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। इफ R इक्वल टू, मैं यही लिख रहा हूँ, R इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, देखते जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पूरा का पूरा फॉर्मूला ही आपके सामने आ गया कि कैसे रिएक्शन होने वाले हैं। अगर R बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप होगी, स्टेबिलिटी अप होगी, रिएक्टिविटी अप होगी। मतलब कि टर्सरी कार्बोकेटायन फास्ट रिएक्ट करेगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी फास्ट रिएक्ट करेगा प्राइमरी से, प्राइमरी सबसे स्लो हो जाएगा, बट उससे भी स्लो मेथिल रहेगा। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, एकदम मस्त। अगर आ रहा है तो थम्स अप करिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो थम्स अप करिए कि आपको समझ में आया, मुझे भी पता चले कि हाँ मैं आपको समझा पाया। देखिए ध्यान से, ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे आपको R का नेचर बता दिया कि R बराबर क्या होगा तो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ जाएंगे। ये रिएक्टिविटी की बात करी मैंने, अभी मैंने जो बात करी वो रिएक्टिविटी की। अब मैं बात करूंगा एसिडिटी की। इधर अपन लोग क्या देख रहे हैं, इधर एसिडिटी की बात कर रहे हैं। देखो ये रिएक्टिविटी इन चीजों पर डिपेंड कर गए। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायन। एनायन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो आइए अब इसको करके देखते हैं। देखो यहीं से एकदम रिलेटिव कंपैरिजन करो, डेफिशिएंट रिच, डोनेटिंग विड्रॉइंग। सीधा सीधा यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि एसिडिटी हाई कब होगी, एसिडिटी हाई कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा। तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एनायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस। RO माइनस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा एसिडिटी उतनी क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि एसिडिटी बढ़ा दो तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे घटेगा। देखो भैया, अगर R बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ,
है ना, R बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो क्या करेगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी भी बढ़ेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही आपका क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है, जिस पे हम लोगों को पूरी कहानी करनी है। ठीक है, अब मैं दोनों को कंपेयर कर चुका हूं, अब वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। ध्यान से सभी लोग देखो और बताओ कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई। मैं आप लोगों से बस जानना चाहता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई, आपका क्या है मेन कॉन्सेप्ट है। आ जाओ कमेंट सेक्शन में एक बार सभी लोग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखो मजा आता है ना जब कॉन्सेप्ट्स बनने लगते हैं ना, ऐसे आपको एरोज बनाने आ जाए। अब देखो मैंने विड्रॉइंग का यहाँ बनाया है, डोनेटिंग का, आप विड्रॉइंग का बनाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा सब। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का बनाया है, अगर R बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनाओगे तो आपने से आपको लिखना है कि सब जो एरो बनाए हो सारा एरो क्या कर देना, इसके उल्टा कर देना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों के पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। अब पहले मैं आपको पूरी एसिडिटी बता दूं तब रिएक्टिविटी पे आऊंगा। सो लेट्स प्रोसीड विथ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। पहले एल्कोहल की एसिडिटी करेंगे। कौन कौन से एल्कोहल की कैसी एसिडिटी होती है, और पहले तो हम लोग एसिडिटी के बारे में ही बात करेंगे। आप सभी में से आपने पढ़ा होगा एसिडिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। कितने टाइप का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में कितने टाइप के कॉन्सेप्ट थे, आप सभी लोग कितने कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हो। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा हिंट करूंगा, बस नाम बताऊंगा चारों का, बाकी डिटेल जब एसिडिटी पढ़ेंगे वहां पे आएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यू नो अबाउट द एसिड बेस। देखिए आप सब में से मुश्किल से मैं लग रहा 3 जानते होंगे, 4 होते हैं, मैं चारों आपको बताता हूँ। पहला अर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट है, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, तीसरा लेविस कॉन्सेप्ट है, और चौथा पियर्सन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं चारों का नाम लिख दूं। पहला आप एसिडिटी पढ़ोगे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, और जो चौथा कॉन्सेप्ट है फोर्थ दैट इज पियर्सन्स कॉन्सेप्ट, पियर्सन्स कॉन्सेप्ट। ये आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस होता है। इसका एक क्वेश्चन आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, HSAB मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट है। आप देखो उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट अर्हेनियस साहब का, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, अर्हेनियस या ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, या तो ये पढ़ेंगे या तो ये लेविस एसिड के बारे में बात नहीं करते हैं, बेस की बात करते हैं। अब क्या होता है, चारों कॉन्सेप्ट के बारे में सुनो। सबसे पहले एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। अर्हेनियस साहब का कहना यह था कि एक्वस मीडियम में जो स्पीसीज H+ आयन देगा, H+ आयन वो एसिड, जो OH देगा वो बेस कहलाता है। और ब्रॉन्स्टेड साहब का कहना था जो H+ आयन देते हैं वो एसिड, और जो H+ आयन ले लेते हैं वो बेस। यहाँ पे दोनों H+ से है, अर्हेनियस में दोनों, एक H+ से एसिड, OH से बेस था। यहाँ पे जो H+ आयन देगा वो एसिड, और जो H+ लेगा वो बेस। ठीक है ना। और लेविस कॉन्सेप्ट में क्या था, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड। एक्सेप्टर एसिड, A फॉर एसिड, एक्सेप्टर एसिड, डोनर बेस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा लेविस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या लोन पेयर डोनर बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड। और पियर्सन कॉन्सेप्ट ये था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला था कि हार्ड एसिड हार्ड से कंबाइन करता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट से कंबाइन करता है। अभी हार्ड सॉफ्ट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा जब एसिडिटी कराऊंगा। फिलहाल हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये अर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है ना। एल्कोहल जो होता है वो अर्हेनियस एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अर्हेनियस एसिड या ब्रॉन्स्टेड एसिड में आएगा। दोनों ब्रॉन्स्टेड या अर्हेनियस ही एसिड होंगे क्योंकि H+ डोनर होते हैं।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड्स हैं दीज ऑल आर H प्लस डोनर, तो हम लोग अरेनियस या ब्रोंस्टेड का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आया, चारों पॉइंट समझ में आ गए, किसने क्या कहा था। अब आइए करते हैं एल्कोहल की एसिडिटी। देखो अपना जो एल्कोहल है अगर हम इसको ऐसे लिखें ROH, तो ये डिसोसिएट होगा भैया, और डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, RO माइनस बनाएगा, RO माइनस प्लस H प्लस आयन, ये बनेगा आपका, ठीक है। और अगर आपका ये एसिड है तो वी ऑल नो कि हर एसिड का जो एनायन होता है वो कंजुगेट बेस कहलाता है, वो कहलाता है कंजुगेट बेस, हर एसिड का एनायन कंजुगेट बेस। और ये H प्लस आयन निकला है, यही तो हमारा एसिड है, इसी की वजह से तो हमें मिलेगा कि H प्लस आयन दिया, जो H प्लस आयन दिया वो एसिड है। अब इसको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। कैसे एक्सप्लोर होता है चलिए दिखाते हैं। अब अगर हम पूछे ये कितना एसिडिक है, हम रिलेटिव कंपेयर करेंगे, इसकी एसिडिटी किन बातों पे डिपेंड करती है। तो हम सबको पता है कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस आयन बहुत ज़्यादा देगा तो एसिडिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो हमारी एसिडिटी है, ये एसिडिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ज़्यादा H प्लस आयन जो देगा वो ज़्यादा एसिडिक, जो कम H प्लस आयन देगा वो कम एसिडिक होगा। दैट इज एज मच एज सिंपल। जैसे हम जानते हैं किसी डब्बे में H प्लस आयन 10 के पावर 6 है, किसी डब्बे में 10 के पावर 2 है और किसी डब्बे में 10 के पावर 0 है। तो हम सबको पता है जिसमें 10 के पावर 6 है उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन हो जाता है। अब ये पहला फार्मूला। अब अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और एसिड है तो एसिड के लिए K लगाएंगे, जहाँ पे K इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, K डिसोसिएशन कांस्टेंट और A एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ध्यान से देखो इसमें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। ध्यान से देखिए, आपको उस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है जो Ka है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H प्लस आयन के। मतलब कि ये K क्या कहलाता है इसका भी सुन लीजिए, दिस इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड कितना टूटता है, कितना डिसोसिएट होता है, उसी का वो कांस्टेंट है जिसको हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। K की वैल्यू हाई होगी मतलब कि ये बहुत ज़्यादा टूटेगा। ये अगर मान लो सपोज करो हमने एल्कोहल को 10 मोल लिया होता तो K बताता कितना टूटा। अगर K की वैल्यू कम होती तो कम टूटता, 10 नहीं टूटता। K की वैल्यू 100% हो जाएगी तो पूरा का पूरा टूटेगा। ये जितना टूटेगा उतना ही H प्लस आयन आएगा। तो K हाई तो H प्लस हाई, K कम तो H प्लस कम। तो सीधे सीधे फॉर्मूला में आ जाएगा एकदम, दैट इज एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आया कि नहीं है फॉर्मूला, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। हमने फॉर्मूला सिंपल क्या किया, इसी में पुट कर दिया, काम अपना बन गया। अब एक आप देखो pH, आपको याद होगा ना pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या इसको हम सीधे लिख सकते हैं log 1 अपान H प्लस। तो pH और H प्लस में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। ऐसे ही pK में होता है, pK इज इक्वल टू माइनस लॉग K होता है। तो जो pH में रिलेशन H प्लस और pH में, वही आपका pK और K में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। देखो यहाँ पे pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, माइनस अगर हम हटा दे तो log 1 बाई K आ जाएगा। तो 1 बाई K इज इक्वल टू pK। तो K और pK में क्या रिलेशन आएगा, इनवर्सली। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे ही H प्लस के साथ पुट करो, तो H प्लस के साथ एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। pH हाई होगा तो एसिडिक कम होगा, pH कम होगा तो एसिडिक हाई होगा। बोलो ये बात सभी को डाइजेस्टिबल है, ये बात सभी को डाइजेस्टिबल है कि नहीं है। हाई pH लेस एसिडिक, लेस pH मोर एसिडिक। सिमिलरली pK,
ये बात सबको डाइजेस्टेबल है। अब ये तीनों जो है ना, ये डेटा बेस्ड है। ये चारों जो फैक्टर आप देखे हो, ये चारों अगर आपको डेटा बेस्ड है, अगर डेटा दिया होगा तब कंपेयर कर लोगे, अगर डेटा नहीं दिया है तो कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, H+ अगर मान लो 4 बोतल को मैंने ABCD डाल दिया, ठीक है, बोला चारों में अल्कोहल है और डेटा नहीं दिया, तो कैसे बताओगे? विदाउट डेटा बता नहीं पाओगे, है ना। विदाउट डेटा क्या बता पाना पॉसिबल है? आप सभी लोग बताइए। आपको डेटा ना दे, आपसे पूछें कि बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा चारों में, नहीं बता सकते। बट अगर हम चारों बोतल पे लेबल कर दें, 1 पे 10 की पावर 10, 1 पे 10 की पावर 5, 1 पे 10 की पावर 2, 1 पे 10, तो 10 की पावर 10 वाला सबसे ज़्यादा, उसमें नंबर ऑफ H+ ज़्यादा है। तो डेटा दिया होगा तब कंपेयर करोगे। K डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा तब कंपेयर कर पाएंगे। pK का वैल्यू दिया होगा तब कंपेयर कर पाएंगे। pH का वैल्यू दिया होगा तब कंपेयर कर पाएंगे। बट जब हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं तो कभी डेटा नहीं दिया जाता। तो ऐसे केस में विदाउट डेटा हम लोग कैसे कंपेयर करें कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो मैं फिर से आपका अटेंशन यहाँ पे लाना चाहूँगा। आप वापस इन चारों को छोड़िए, इधर आ जाइए, ठीक है। आप देखो रिएक्शन रिवर्सिबल है ना। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। अगर इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड ले जाना है तो H+ अपने आप बढ़ेगा। अब फॉरवर्ड ले जाने के लिए सारा कुछ RO- पर डिपेंड कर जाएगा। देखो ये जो RO- है, अब इसके ऊपर सब कुछ बेस्ड है। अगर चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाएगा तो H+ आयन बढ़ेगा, है ना, एसिडिटी बढ़ेगी। बट फॉरवर्ड जाने के लिए क्या करना है? हमें RO- की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। ये रिएक्शन अगर आगे तभी जाएगा जब RO- स्टेबलाइज होगा। अगर किसी तरीके से आप RO- को स्टेबलाइज करने में सक्सेस हो गए, RO- को स्टेबिलिटी बढ़ाने में सक्सेसफुल हो गए, तो आप एसिडिटी को ऑटोमेटिकली बढ़ा ले जाओगे। बट अगर आप नहीं बढ़ा पाए, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाए, तो फिर आपसे मुश्किल होने वाला है। तो हमको यही देखना है हम कैसे बढ़ाएं, हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। अब कॉन्सेप्ट तो आ ही गया कि स्टेबिलिटी बढ़ने से एसिडिटी बढ़ेगा। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर इसको अनस्टेबल करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड आएगा तो H+ आयन इसके साथ जुड़ के वापस आ जाएगा। तो जो हमारे सेविंग अकाउंट में H+ आयन था वो भी क्या हुआ, निकल निकल के पीछे जाना चालू कर देगा, नुकसान हो जाएगा। एसिडिटी क्या होगी, घट जाएगी। जो हमारी पोटेंशियल थी, क्षमता थी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, पोटेंशियल कम ना हो, क्षमता कम ना हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, उसकी स्टेबिलिटी पे बात करने वाले हैं। उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करने वाली है। अगर हम स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो H+ आयन बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो pK घटेगा, pH घटेगा। तो हमने सीधे सीधे बोल दिया कि स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी सॉरी एसिडिटी ना, जो एसिडिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, H+ ज्यादा बनेगा, K ज्यादा होगा, pK कम होगा, pH कम होगा। तो स्टेबिलिटी अगर हमें पता चल गई तो हम पूरी एसिडिटी ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, छान मारेंगे, निकाल के बाहर कर देंगे। हमारा यही मेन कॉन्सेप्ट है। हम रिलेटिव कंपैरिजन में बस ये कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी, हम इन चारों को कंपेयर जब डेटा होगा तभी कर पाएंगे। सो नाउ वी आर एबल टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में सिर्फ R बदल सकता है, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है। तो हम देख के बता देंगे किसमें RO- स्टेबलाइज होगा, किसमें O- डिस्टेबलाइज होगा। अगर आपने ये कंपेयर करना सीख लिया तो आप इन चारों फैक्टर्स को आसानी से एक्सप्लेन करते हुए बाहर निकल आओगे। और मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। ये समझ आया सभी को? ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे कैसे डिपेंड किया, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड ले जाना है तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, फॉरवर्ड तभी जाएगा जब ये RO- स्टेबलाइज होगा। अगर RO- स्टेबलाइज नहीं होगा तो फॉरवर्ड ले जाने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स चेक द स्टेबिलिटी ऑफ RO- कैसे बढ़ेगा, है ना, RO- कैसे बढ़ेगा। अब मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला देने वाला हूँ, उस फॉर्मूले से तुरंत सबका सब, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, एसिडिटी आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मैं समझा पाया। सभी लोग जल्दी से बताओ। सो देखो, जो बच्चे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने वालों से एक ही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग एक बार
चलते हुए इस वीडियो को स्टेटस पे शेयर कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो दोस्तों भाइयों को जो भी हैं। बाकी तो मैं अपना काम करने में लगा हुआ हूँ। ये वाला काम आप कर दिया करो, ये वाला काम मैं कर दिया करूँगा, ठीक है? इतना तो कर ही दोगे, उम्मीद है, भरोसा है आप पे। अब मैं आगे चलने वाला हूँ इसको लेके, ठीक है? आ गया समझ में? बस एक ही लोग को, ममता को समझ में आया? आयु पीके क्या? पीके कुछ नहीं, जैसे पीएच, अब आपसे पीएच क्या है तो पीएच H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली पीके क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसमें है? लॉग के टर्म में लिया गया, उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे के वैसे ही पीके है, बट लॉग के टर्म में है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। सो नाउ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अब इसको एसिडिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक? अब कैसे बात करेंगे? देखो भैया, RO- हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, कंपेयर करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। लाओ इसको कंपेयर कर डालते हैं। पहले एनायन है, ये कैसा स्पीसीज है? एनायन। तो आप सभी लोग को पता है एनायंस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच है हमारे पास। किसी भी एल्कोहल में OH ग्रुप तो कांस्टेंट होगा, क्या बदल सकता है? सिर्फ इस R का नेचर। R बराबर H हो सकता है तो वाटर हो जाएगा। मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स चेक कि अगर R, इफ R इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोले तो -I ना, या -M। अभी I पढ़ा है तो केवल I की बात करूंगा। अब आप यहीं से फॉर्मूला बनाते चलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? सभी लोग बताइए। घटेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आयनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगा। H+ आयन बढ़ेगा। Ka बढ़ेगा। Pk घटेगा। pH घटेगा। देख लो, इतनी सारी बातें हो जाएंगी। सारे पॉइंट देखो सभी को, क्या ये एकदम एक लाइन में समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, R बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाएंगे तो क्या होगा? R बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ये जो हमारा O- है उसका इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर किया जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा, H+ आयन बढ़ जाएगा, K बढ़ जाएगा, pH घट जाएगा और Pk भी क्या होगा? घट जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला आपको समझ आया? आप सभी को ये वाला फॉर्मूला देखो समझ में आया? सारे फैक्टरी कंपेयर हो गए, एक ही बार में बल्क में, थोक में कंपैरिजन हुआ, है ना? मस्त। दूसरा, अगर R बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है भैया? R इलेक्ट्रॉन दे देगा, O- के पास पहले से इलेक्ट्रॉन था, इसने और इसको दे दिया, तो बेचारे के लिए क्या कर दिया? ग्रहण लगा दिया, खराब कर दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी घटेगा। स्टेबिलिटी घटेगा तो एसिडिटी क्या होगा? घटेगा। एसिडिटी घटेगा तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगा। K क्या होगा? डिक्रीज करेगा। Pk क्या होगा? इंक्रीज करेगा। pH क्या होगा? इंक्रीज करेगा। pH बढ़ेगा, Pk बढ़ेगा, बाकी सब क्या होंगे? घट जाएंगे। ध्यान से देख लो, इन सारी बातों पे फोकस करिए। देखिए आप लोग, ये दोनों फॉर्मूले से आपको पूरा एकदम क्लियर समझ आया कि नहीं आया? जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली। हम सिर्फ R बदल सकते हैं अल्कोहल में, और हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ इस R को बदल सकते हैं, O- तो O- ही रहेगा। हमारे पास सिर्फ बदलने के लिए क्या है? R है। आज मेरे पास क्या है? R है, जो मैं बदल सकता हूँ। O तो हमेशा हर अल्कोहल में O- तो बनेगा ही बनेगा। सो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में कैसा रहा? आपके लिए आसान रहा, डिफिकल्ट रहा, या सिंपली समझ में आ गया? बस जानना चाहता हूँ, बताइए सभी लोग। अब आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। क्या लगता है, ये क्लियर है अप टू दिस? क्वेश्चन अभी आएगा, कॉन्सेप्ट तो बना लो पहले,
पहले क्वेश्चन ही करोगे, क्वेश्चन अभी आएगा ना, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो भाई, उसके बाद क्वेश्चन। ये क्लियर है ना सबको? अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब चलें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे पानी में। ये अपना वाटर है, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा HO माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। दूसरा हम बनाएंगे इथेनॉल CH3 CH2OH, ये टूटेगा तो बना के देगा हमें CH3 CH2O माइनस प्लस H प्लस आयन। तीसरा हमारा होगा प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल है ये, आइसोप्रोपेनॉल। नाउ दिस डिसोसिएटेड टू फॉर्म isopropoxide ion, this is called isopropoxide ion plus H plus ion. And now last one is tertiary butanol. आप सभी लोग बताएं इनमें से किसका एनायन लीस्ट स्टेबल बन रहा है? इन चारों में से किसका एनायन सबसे कमजोर है, सबसे वीकेस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है? हमने कंपैरिजन किया, ठीक है। देखो ये अपना प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो इनमें से कौन सा अल्कोहल मोस्ट एसिडिक होगा? इन चारों में आपको अगर बताना पड़े तो विच वन इज मोस्ट एसिडिक, विच वन इज मोस्ट एसिडिक? देखो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप H है, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप मेथाइल है जो प्लस आई करता है, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप दो दो मेथाइल है जो कि दो दो प्लस आई करेगा, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप दो दो की जगह तीन तीन मेथाइल है जो 3 बार प्लस आई करेगा। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन दिख रहा है? जहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, मिनिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। ये हमारा क्या है? मोस्ट स्टेबल है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। ये हमारा क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। एनायन है, ऊपर से तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो इसका अल्कोहल क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब ये भाई लोग क्या हो जाएंगे? लीस्ट एसिडिक। क्या समझे? ये क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक। और इन सब से भी ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? पानी। पानी क्या होगा? मोस्ट एसिडिक। मतलब कि पानी की जो एसिडिटी है वो किसी भी अल्कोहल से क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। बोलिए सभी लोग, ये समझ आया कि नहीं? पानी की एसिडिटी क्या हो जाएगी? अल्कोहल से ज्यादा। तो हम जब एसिडिटी की बात करेंगे तो मोस्ट एसिडिक क्या होगा? वाटर होगा, देन प्राइमरी अल्कोहल होगा, देन सेकेंडरी, सबसे खराब एसिडिक कौन होगा? टर्शियरी अल्कोहल। कितना आसान है, कितने आसानी से आपको समझ में आ गया। देखो सभी लोग, ये क्लियर हुआ? ये एसिडिटी ऑफ वाटर है, वाटर इज मोस्ट एसिडिक। इस केस में क्या हो गया? वाटर मोस्ट एसिडिक हो गया। एसिडिटी का ऑर्डर, वाटर इज मोस्ट एसिडिक, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्कोहल। अब आप लोग बताइए इसमें से किसका पीके मैक्सिमम है? इन चारों में किसका पीके मैक्सिमम है? आंसर करो। which of the following have the maximum pK value? किसका पीके सबसे हाईएस्ट है? इनमें पूरे में किसका पीके मैक्स है? बस ऐसे रैंडम क्वेश्चन है आपसे, देखते बता पाते हो कि नहीं बता पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट पीके वैल्यू? सभी लोग बोलो, किसका पीके सबसे हाईएस्ट है? अब क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, क्वेश्चन के टर्म में पूछूंगा, पीके के टर्म में पूछूंगा, सबके टर्म में पूछूंगा, बताना आपको है। फोर्थ वाला एग्जैक्टली लीस्ट एसिडिक मोस्ट पीके है, अभी फॉर्मूला पीछे दिया था, तो इसका पीके क्या होगा? सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। सो हमारा आंसर कौन है? फोर्थ। फोर्थ का पीके सबसे ज्यादा होगा। सो नाउ रेडी फॉर द क्वेश्चन, स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन सेशन। अब आपको क्वेश्चंस बताने हैं, अब आप देखोगे और मेरे को बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन किसका सही है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिटी।
पहले एसिडिटी पे ही सवाल कर लिया जाए एंड देन उसके बाद आपसे काम करा लेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग एसिडिटी का टर्म आपको बताना है। नाउ यू हैव अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए आपके सामने एक OH, यहाँ पे लगा है CH3। नाउ दिस इज OH और यहाँ पे लगा है O-, OH और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, OH और यहाँ पे लगा है NH3+। नाउ एसिडिटी के घटते हुए क्रम में अरेंज करिए इसको, ठीक है, डिक्रीजिंग। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंक्रीजिंग पीके के टर्म में लगाना है। इंक्रीजिंग पीके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग पीके में बोला, सो मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन देता चलता हूँ, आप लगाते चलो, मुस्कुराते चलो। सो नाउ वी हैव 2 क्वेश्चन। पहले इन दोनों को लगा लेते हैं, फिर तीसरे को लगाएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, और चैनल सब्सक्राइब वो लोग कर लें। देखो अभी मैंने आपको टेलीग्राम, मेरा लिंक होगा टेलीग्राम नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लोग नहीं ज्वाइन किए होगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उधर ही आपको DPP मिलेगा। अभी मैं DPP भी भेज दूंगा, और ये जो क्लास नोट्स बना रहा हूँ ये नोट्स भी आपको वहीं पर PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। सो चलिए फटाफट आंसर करिए, तो देखते हैं। पहले वाले का आंसर क्या बताया, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। मेजोरिटी लोगों ने 4 3 1 2, एक ने बताया है एक का 1 2 3 4, तो 4 3 2 1। ओ माय गॉड, 4 3 2 1 कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 करेक्ट है। देखो भैया, फोकस फोकस, ये ग्रुप -I करता, सबसे तगड़ा -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Cl भी करेगा -I वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये +I और ये भी +I, तो +I जो करेगा हम सबको पता है वो डिस्टेबलाइज करेगा। तो 1 2 तो डिस्टेबलाइज करेंगे, 3 4 स्टेबलाइज। तो 3 4 में NH3 का -I ज़्यादा है, तो चौथा मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। और इन दोनों में देखा जाए तो ज़्यादा डोनेटिंग है तो कम एसिडिक, कम डोनेटिंग है तो ज़्यादा एसिडिक। तो 4 3 के बाद 1 एंड देन 2, तो जिसका 4 3 1 2 था वो करेक्ट है। बाकी इसके अलावा जो भी बताया उन सबका गलत था। बाकी आप लोगों का क्या था, रॉन्ग था, आपको सही बताना चाहिए था, आपने गलत कर दिया। नाउ पीके का दूसरा, बी वाले का आंसर करो सभी लोग। ये ए का हो गया, बी वाले का करो। बी वाले का करेक्ट आना चाहिए, ए वाले का तो चलो ठीक है मान लिए, बट व्हाट अबाउट द बी, करेक्ट करके बताना, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बताया उन सबका गलत है। क्या लगता है, बी वाले का कोई नहीं बताया अभी तक। पीके का इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, मतलब जिसका पीके सबसे हाई है वो सबसे आखिरी में जाएगा। डिग्रियां ढूंढो, ये अल्कोहल 3 डिग्री है, ये अल्कोहल 2 डिग्री है, ये अल्कोहल 1 डिग्री के साथ -I इफेक्ट है, 2 डिग्री के साथ, सॉरी 2 डिग्री के साथ -I इफेक्ट है, और ये 1 डिग्री है ना। दिस अल्कोहल इज 1 डिग्री। अब बताइए विच वन इज द मोस्ट एसिडिक, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोस्ट एसिडिक 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री का पीके सबसे कम होगा, है ना। उसके बाद नाइट्रो वाला तो आ जाएगा 3, एंड देन इसके बाद 2, देन इसके बाद 1। ये पीके का ऑर्डर होगा। 1 वाले का पीके सबसे हाई हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। लीस्ट एसिडिक मोस्ट पीके,
लीस्ट एसिडिक, मोस्ट पीके। तो 4 के बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 4। इसका पीके हाईएस्ट होगा, सॉरी लोवेस्ट। हाई बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग मतलब जिधर मुंह खुला होता है वो ज़्यादा होता है, पता है ना, जिधर मुंह खुला होगा वो ज़्यादा होगा। तो आपका हाईएस्ट पीके किसका होगा? फर्स्ट का। यहाँ पे हाईएस्ट पीके का सबसे पहले रखा जाएगा मोस्ट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है। उसके बाद 2 डिग्री 2 डिग्री, बट यहाँ पे 2 डिग्री में माइनस आई, यहाँ पे 2 डिग्री में कोई नहीं, तो माइनस आई मोर एसिडिक, तो लेस पीके है, लेस एसिडिक तो मोर पीके है, दूसरा हो गया। तो 4 3 2 1, समझ गए सभी लोग? तो दिस इज अबाउट एसिडिटी। अभी इसमें और दो टॉपिक बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी है, ठीक है ना। इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इसका दूसरा पार्ट कल कराऊंगा, ठीक है। अभी उसमें फिनॉल की एसिडिटी कंपेयर करनी है, उसके साथ मिथेनॉल की एसिडिटी कंपेयर करनी है। ये दोनों एसिडिटी को हमें क्या करना है? एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो अब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।